हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, उसको प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखिए, लर्निंग बुक पे पिछले महीने के करंट अफेयर पूरी तरीके से कम्प्लीटली अपलोड हैं। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को अपलोड नहीं किया जा सका है। मेरा खुद का एग्ज़ाम था, मैं अपनी खुद की तैयारी कर रहा था, इसी वजह से वो करंट अफेयर अपलोड नहीं हुआ है। तो हम उसको अल्टरनेट डे पे उसको भी कवर कर लेंगे, जो ये करंट अफेयर छूटे हुए हैं। आज हम 11-12 का कर रहे हैं, कल हम 1 और 2 अक्टूबर का करेंगे, फिर 14 तारीख को हम 13 और 14 अक्टूबर का कर लेंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेट डे पे वो सारे करंट अफेयर जो 1 से 10 अक्टूबर के हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा, और डे टू डे करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? यूजीसी ने देश के कुल 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो फर्जी विश्वविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 8 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, और दिल्ली में 7, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में 2-2 हैं, जबकि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पौंडीचेरी में 1-1 विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। यूजीसी क्या है? यूजीसी क्यों इसने घोषित किया फर्जी? यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके कुल 6 रीजनल ऑफिस हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं। ये 6 रीजनल ऑफिस जो हैं ये पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और गुवाहाटी, इतने जगहों पे हैं। यूजीसी का क्या फंक्शन है? यूजीसी का फंक्शन ये है कि यूजीसी इन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, इन पे नियंत्रण रखने का कार्य करता है, साथ ही साथ इनको अनुदान भी देता है। इनके रिसर्च के लिए यूजीसी के ही द्वारा फंडिंग की जाती है, और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए किस विश्वविद्यालय में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे साइंस के सब्जेक्ट हर जगह नहीं दे सकते, अगर आपके पास लैब का नहीं है प्रॉपर तो आपको साइंस का सब्जेक्ट यूजीसी नहीं देगा। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि किस विश्वविद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, किस सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस चलेगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी जो किसी विश्वविद्यालय में टीचर पढ़ाते हैं, या फिर जो स्टूडेंट उस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेगा किस एलिजिबिलिटी के तहत वो किस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। ये सारा काम यूजीसी का ही होता है। और यूजीसी किसके अधीन कार्य करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन कार्य करती है। तो यूजीसी ने देखा कि कुल 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं पूरे इंडिया में जो कि बिना मान्यता के ही चलाए जा रहे हैं। तो उसने ये पूरी एक लिस्ट जारी कर दी है। वेबसाइट पे आप यूजीसी के जाके इस लिस्ट को चेक कर सकते हो, और इस विश्वविद्यालय से जो लोग डिग्री ले रहे हैं उनकी भी डिग्री को रद्द माना जाएगा, फर्जी डिग्री मानी जाएगी। उस पर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट का जॉब या फिर प्राइवेट का जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे इन विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग। और हमारे मिनिस्टर हैं कौन? एजुकेशन मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आरबीआई का 4th डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया? देखिए, पहले हम जो लोग लगातार बने हुए वीडियोस को देखते हैं वो जानते होंगे कि आरबीआई के स्ट्रक्चर का कई बार डिस्कशन किया गया है। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक आरबीआई के अधीन ही कार्य करते हैं। और आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है इसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से 3 डिप्टी गवर्नर थे, 1 डिप्टी गवर्नर का पद खाली पड़ा था। उसी जो खाली पद डिप्टी गवर्नर का था, जो खाली पद था डिप्टी गवर्नर का, उसी की नियुक्ति की गई है। और जो चौथे डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं ये हैं एम राजेश्वर राव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 पहले थे, ये चौथे हो गए। एनएस विश्वनाथन, उन्होंने जब पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही ये पद खाली पड़ा था।
मुझे लगता है कि लगभग 8 से 9 महीने ये पद खाली रहा और एम राजेश्वर को अब चौथे डिप्टी गवर्नर के पद पे सरकार द्वारा नियुक्ति दे दी गई है और अब एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर पूरी कंप्लीट हो गई है। जो भी स्ट्रक्चर है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमारे, उसका पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एक हैं बीपी कानूनगो, दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव जिनकी अभी नियुक्ति की गई है और चौथे हैं माइकल पात्रा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके कुल 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशन हैं, यानी कि 4 रीजनल ऑफिस भी हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। नॉर्थ रीजनल ऑफिस है, नॉर्थ का रीजनल ऑफिस कौन सा है? दिल्ली। साउथ का रीजनल ऑफिस है चेन्नई में, ईस्ट का रीजनल ऑफिस कोलकाता में और वेस्ट का रीजनल ऑफिस इसका मुंबई में है। मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर भी है और साथ ही साथ वेस्ट का जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है वो भी मुंबई में ही है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ समझौते को मंजूरी दे दी है। अब जापान भारत की साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेगा। और कैसा साइबर सुरक्षा? देखिए, साइबर सुरक्षा का सेंस जब भी होता है तो जो चीज़ें, जो भी डेटा होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, ये साइबर सुरक्षा में, जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हो, तो इसमें कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई आपके पैसे को ऑनलाइन गलत तरीके से ऑनलाइन का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई आपके पैसे को गलत तरीके से ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में ना कर ले। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान होता है साइबर सुरक्षा में। और अब जापान भारत की मदद करेगा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसके पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन करके एक स्कीम चलाई थी जिसमें यूथ और फीमेल को अवेयर किया गया था साइबर सुरक्षा के प्रति। और साइबर सेफ वुमेन कैंपेन महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया था साइबर सुरक्षा के लिए। अस्वस्थ कार्यक्रम चलाया गया था गुजरात सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए। अब केंद्र सरकार जापान के साथ एक समझौता किया है जिसमें जापान पूरी तरीके से एक इंडिया की जो साइबर सुरक्षा है उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए भारत की मदद करेगा जापान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को, जिसमें आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं एमपीसी क्या है। एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें एक है आशिमा गोयल, दूसरे हैं जयंत आर वर्मा, तीसरे का नाम हमको बताना है, जो कि ये जो 4 ऑप्शन है इसी में से कोई तीसरा है। अब एमपीसी क्या है? एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? देखो, जो पूरी देश की हमारी अर्थव्यवस्था है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। मतलब कि अर्थव्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है कि देश में महंगाई ना बढ़ने पाए, देश में कोई, मतलब पूरे बैंक से संबंधित जो कार्य हैं वो, साथ ही साथ इन्फ्लेशन, महंगाई, इन सब की भी ना होने पाए, उसके लिए भी क्या करता है? आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई कैसे गवर्न करता है कि देश की महंगाई ना बढ़ने पाए? आरबीआई गवर्न कैसे करता है? आरबीआई इसी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही इसको गवर्न करता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 जो मेंबर होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये जो नियुक्ति होती है ये 4 साल के लिए की जाती है। 4 साल के लिए ये नियुक्ति की जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना स्वतंत्र है, वो जब भी नियुक्त कर सकता है
उनकी नियुक्ति पे से और गवर्नमेंट की ये 3 नियुक्ति से कोई मतलब नहीं होता। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। और इसका हेड कौन होता है? इसके हेड वही होता है जो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड हैं। और अब 3 लोगों की ये नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई। 3 लोग जो और हैं, इसमें एक आपके शक्तिकांत दास जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड हैं, दूसरे मृदुल सागर और तीसरे जो हमारे एक डेप्यूटी गवर्नर हैं माइकल पात्रा। ये 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो गए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और 3 ये जो क्वेश्चन में है ये 3 हो गए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो पूरी 6 लोगों की कमेटी रेडी हो गई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे मार्केट को अपने अंडर में रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैसे कंट्रोल रखता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के कुल 6 पिलर हैं। टोटल 6 पिलर पे मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर बैंक रेट और MSF और CCR और SLR। इन्हीं 6 से पूरी मार्केट को गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और महंगाई ना बढ़ने पाए इन सबको गवर्न करता है। अब देखते हैं कैसे ये गवर्न करता है। देखो एक चीज़ पहले अगर आप ये समझ लो कि आपके जेब में अगर पैसे हैं तो आप फिर सामान को धड़ाधड़ खरीदोगे, और जितना सामान बिकेगा उतनी ज़्यादा, मतलब कि किसी भी सामान की जितनी मांग होगी वो सामान उतना ही महंगा होता चला जाता है। और जब मांग कम होती है तो सामान अपने आप सस्ता होता चला जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना क्या होता है? महंगाई भी ना बढ़ने पाए। महंगाई बढ़ने से क्या होगा? जो गरीब इंसान है फिर उसको मार पड़ने लगेगी, और अगर सस्ता होने लगेगा सामान तो फिर क्या है, जो बिजनेसमैन है उनको मार पड़ने लगेगी। तो एक बैलेंस बना के रखना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए एक बैलेंस होना चाहिए कि ना सामान महंगा हो ना ही सस्ता हो। तो एक बैलेंस बना रहता है। इन सबको इसी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है। कैसे? अब इस पे देखते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको समझेंगे फिर आपको बताते हैं हम कैसे होता है। देखो सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, ये बैंकों को 2 तरीके से पैसे मिलते हैं। एक तो हम आप जो बैंक में पैसे को अपने जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, एक तो वो पैसा बैंक को मिला और बैंक उसका उपयोग करता है। दूसरा पैसा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब पैसे देगा किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये सारे बैंक किसके अधीन कार्य करते हैं? जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं या फिर प्राइवेट बैंक हैं वो सभी कार्य करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन। अब अगर बैंकों के पास पैसे की कमी होती है तो बैंक किसके पास जाता है पैसे लेने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे मांगता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जो पैसे बैंक को देता है उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट लेता है बैंक से। तो रेपो रेट यही इंटरेस्ट होता है कि जो बैंक जो इंटरेस्ट देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अच्छा अब देखिए रेपो रेट ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं। देखिए 3 तरीके से बैंक पैसा लेता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा लेता है, देता है बैंकों को। 3 तरीके से पैसा देता है बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक रेपो रेट, रेपो रेट में 2 से 14 दिनों के लिए पैसे दिए जाते हैं बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी मांग पर। दूसरा देता है किस पे बैंक पैसा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दूसरे तरीके से बैंक पैसे ले सकते हैं जो कॉमर्शियल बैंक हैं, MSF के ज़रिए। MSF के ज़रिए, लेकिन सिर्फ एक रात ओवरनाइट पैसे को देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को। जैसे आपके पास पैसे की कमी हो गई तो क्या करोगे? बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, लेकिन बैंक को ऐसा लग रहा है कि हमको आज के लिए सिर्फ पैसा मिल जाता है तो कल हमको फिर से जो हमारे कस्टमर हैं वो पैसे जमा करते तो हम उसका पैसा भी वापस कर देते और साथ ही साथ हमारे पास पैसे भी हो जाते। तो सिर्फ आज का हमारा काम चलना है। तो इसके लिए ओवरनाइट जो बैंक पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों को पैसा देता है उस पे जो इंटरेस्ट लेता है उसको MSF बोलते हैं। और बैंक रेट के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म पैसे देता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे देता है बैंकों को उसको
किस रेट पे देता है, इसको बोलते हैं बैंक रेट। दूसरा क्वेश्चन आता है जो शॉर्ट टर्म पे पैसे देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को, उसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रेपो रेट। और तीसरा आता है कि जो ओवरनाइट बैंक पैसे लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं MSF। अब इससे समझ में आ गया। अब इससे समझते हैं कि कैसे। अब बैंक हर साल में मिनिमम 4 बार तो मॉनेटरी पॉलिसी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में अगर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को महंगाई बढ़ानी है और महंगाई घटानी है, तो उसके लिए ये इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट होता है उसके अनुसार महंगाई घटती और बढ़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में महंगाई को कंट्रोल कर सकता है रेपो रेट से। कैसे, देखो है क्या कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को पैसे दिए किस रेट पे, मान लो कि 4% पे देता है बैंक को, लेकिन अगर बैंक 4% पे ले रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर को 4% से ज़्यादा पे ही देगा। तो कस्टमर को वो देगा 8% पे, फिर अपना वो कस्टमर से 8% लेके 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस करता है, साथ ही साथ 4% अपना प्रॉफिट रखता है बैंक। लेकिन अब 4% पे हुआ तो 8% इंटरेस्ट रेट है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है यानी कि लोगों के पास पैसे हैं, लोगों की जो क्रय शक्ति है, खरीदने की क्षमता है बाज़ार में, वो ज़्यादा है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है, तभी महंगाई बढ़ रही है। और इससे जो पैसे वाले हैं वो तो अपनी क्षमता के अनुसार खरीद रहे हैं, लेकिन जो हमारे गरीब तबके का इंसान है उसके लिए वो महंगाई मार के समान है। तो फिर क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेपो रेट है उसको बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या हुआ, रेपो रेट 4% से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा के सीधे 10% कर दिया। अब रेपो रेट 10% हो गया, तो फिर रेपो रेट 10% हो गया तो बैंक क्या करेगा, 10% है तो बैंक तो फिर अपना प्रॉफिट भी देखेगा। तो बैंक फिर लोन कितने पे देना शुरू कर देगा, बैंक फिर लोन देना शुरू कर देगा 20% पे या फिर 15% पे। अब जब लोन 15% से पे मिलेगा तो जो लोन 8% पे मिलता था वो लोन 15% पे मिलने लगा, तो लोग क्या करेंगे, फिर लोग सोचेंगे कि जाने तो लोन ही नहीं लेते हैं, अब हम कम खर्चे ही करेंगे। अब फिर जब लोग कम खर्चे करना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब मार्केट में डिमांड घटने लगेगी तो फिर धीरे धीरे रेट भी कम होने लगेगा और फिर एक लेवल पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब अगर महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई को कम करना है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर अब क्या है कि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम में पूरे बिजनेस इस समय अपने एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा कि रेपो रेट को कम कर देगा। रेपो रेट को कम कर देगा। जो लोन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को 4% पे देता था वो बोलेगा बैंक से कि भैया 3% पे लेके जाओ। अब जब बैंक उससे 3% पे लोन लेके आएंगे तो क्या होगा कि वो 5% पे देने लगेंगे। तो जो लोगों को 8% पे लोन मिलता था वो अब मिलने लगेगा किस पे, 5% पे। तो 3% पे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो धड़ल्ले से लोग बैंक से लोन लेंगे, फिर वो लोन लेने के बाद मार्केट में खर्च करेंगे, जिससे फिर से मार्केट में फ्लो बन जाएगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट से कैसे कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी मार्केट को। तो रेपो रेट के जरिए 2 से 14 दिनों के लिए लोन लेते हैं कॉमर्शियल बैंक, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और बैंक रेट के जरिए जो लोन लेता है कितना, ये बैंक रेट के जरिए लॉन्ग टर्म लोन लेता है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और MSF के जरिए सिर्फ ओवरनाइट के लिए पैसे लेता है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। 3 टर्म ये ख़त्म हो गए। अब रिवर्स रेपो रेट देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि अब बैंक के पास सरप्लस मनी हो गई, बैंक के पास इतना पैसा हो गया किसी बैंक के पास कि वो उसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, और अब बैंक आगे आने वाले 5-6 दिनों तक के लिए बंद भी है। तो फिर बैंक क्या सोचेगा कि ये 6 दिनों तक हम इतना पैसा अपने पास रखेंगे, तब तो फिर ये इसका तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि जब तक बैंक पैसे का लोन नहीं देगा तब तक उसको कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं। तो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोलेगा कि मेरे पास इतना पैसा है और आगे आने वाले तक 5 दिनों तक बैंक बंद भी है, तो हम 5 दिनों तक आपके पास अपना इतना पैसा रखेंगे और उसके बदले में आप कितना इंटरेस्ट देंगे।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट बैंक को देता है पैसे रखने के एवज में, उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे क्या था, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट ले रहा था बैंकों से, तो उसे रेपो रेट, लेकिन अब इंटरेस्ट दे रहा है बैंकों को पैसे रखने के एवज में, तो उसे रिवर्स रेपो रेट। लेकिन हुआ क्या, बैंकों को जब ज़रूरत थी तब बैंक गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो उसने बताया कि हम इतने इंटरेस्ट पे आपको पैसे देंगे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो कोई ज़रूरत है नहीं, 5 दिन बैंक बंद है तो वो क्यों पैसा रखे भाई बैंकों का, कॉमर्शियल बैंकों का। लेकिन ये एक नियम के तहत उसको पैसे को रखना पड़ता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है भैया देखो तुम आए थे पैसे लेने तो तुमको ज़रूरत थी, हमको तो कोई ज़रूरत है नहीं तुम्हारे पैसे की, तो इसलिए हम जो रिवर्स रेपो रेट होगा ये रेपो रेट से कम ही रखेंगे। ये मत सोच के आना कि हम बराबर दे देंगे, तो हमेशा रेपो रेट से कम होता है रिवर्स रेपो रेट। अब हम बात करते हैं CRR की, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये कोई बैंक का जितना ज़्यादा किसी बैंक के पास पूरा उसका फंड होता है, उसका कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसको सिक्योरिटी मनी के रूप में रखना होता है, इसी को CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और SLR क्या है, SLR देखिए पूरी जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है बैंकों के लिए वो सब कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। तो SLR के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि बैंकों को अपने पास मिनिमम कुछ परसेंटेज पैसे हमेशा रखने होंगे, उसको बैंक ना लोन दे सकता है ना उसको रिवर्स रेपो रेट के लिए हमारे पास जमा कर सकता है, यानी कि कुछ पैसे उन्हें खुद अपने रिजर्व फंड में रखने होंगे। उसे क्या होगा, इसे बोलते हैं SLR। SLR जो होता है इसको मार्केट में भी नहीं दे सकते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी नहीं जमा कर सकते, खुद ही रखना होता है। ये हो गया आपका पूरा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF और बैंक रेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मार्केट से महंगाई को कम करता है रिजर्व बैंक और कैसे महंगाई को बढ़ा देता है रिजर्व बैंक। और इसके लिए एक 6 कमेटी होती है कि कितने परसेंट रिवर्स रेपो रेट रखे जाएं, कितने परसेंट रेपो रेट रखा जाए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है कितना परसेंट क्या रखना है, इसके लिए एक कमेटी होती है, वो कमेटी पूरा इसको डिसाइड करते हैं। इसमें 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो जो 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं हाल में ही, ये हैं आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और तीसरे आपके हैं कौन, शशांक भिडे। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? बबीता फोगाट। बबीता फोगाट ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया भारतीय महिला पहलवान का जो विभाग है हरियाणा का, उस पद से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दंगल मूवी जिन लोगों को याद होगी वो बबीता फोगाट को बहुत भली बात जानते होंगे। बबीता फोगाट और गीता फोगाट 2 बहनें थी और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था महावीर फोगाट। और दंगल मूवी के बाद से ही गीता फोगाट और बबीता फोगाट ये दोनों काफ़ी फेमस हुई हैं। और बबीता फोगाट जो हैं इन्होंने निजी कारणों से भारतीय महिला पहलवान रही हैं ये, और किन्हीं निजी कारणों से हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निदेशक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने कई सारे पदक जीते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम होता है उसमें भारत के लिए इन्होंने 1 गोल्ड के सहित कुल 3 पदक जीते। और फिर जो ओलंपिक होता है उसमें भी इन्होंने भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दंगल मूवी के बाद से ये बबीता फोगाट, गीता फोगाट और इनके पिताजी महावीर फोगाट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए थे, क्योंकि उस मूवी को जिन्होंने देखा वो इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? देखो जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है रशिया ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? देखो मिसाइल मेनली 2 तरीके की होती हैं, एक क्रूज होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है।
क्रूज़ मिसाइल क्या? क्रूज़ मिसाइल में नेविगेशन से वो मिसाइल चलती है, जैसे उसमें नेविगेशन फिट कर उठा कि इस चीज़ को जाके ब्लास्ट होना है यहाँ पे। अब कोई ट्रैंकर है दुश्मन का, तो वो क्रूज़ मिसाइल अपने पाथ से डेविएट होके भी उस ट्रैंकर पे जाके ब्लास्ट होगी। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर पहले से दूरी सेट होती है, डायरेक्शन सेट होती है, सब कुछ 100% सेट कर उठता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि वो अपना उसका एक फिक्स पाथ होता है, उसी पाथ पे चल के जाएगी। अगर कोई ट्रैंकर को दुश्मन के नष्ट करना है और बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से दागी जाती है और फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते वो ट्रैंकर हट जाएगा, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्रूज़ मिसाइल में नेविगेशन सेट होता है और ये उस ट्रैंकर को, अगर वो ट्रैंकर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो भी वो जाके उस पर ही ब्लास्ट करता है। ये होता है बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल में डिफरेंस। अब हाइपरसोनिक टर्म पे आते हैं। हाइपरसोनिक टर्म क्या होता है? देखो, हर कोई भी मिसाइल हाइपरसोनिक तभी बोली जाएगी जब उसकी स्पीड मिनिमम कम से कम 5 गुना ज़्यादा हो। किस चीज़ से? जो साउंड की स्पीड होती है। साउंड की स्पीड से अगर 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो मिसाइल चल रही है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जिरकॉन का जो परीक्षण किया गया ये रूस के द्वारा किया गया है। और साउंड की स्पीड क्या है? साउंड की स्पीड है 343 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये किलोमीटर नहीं, ये मीटर है, मैंने किलोमीटर बोल दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साउंड की स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 343 मीटर चलता है साउंड। अब इसका 5 गुना यानी लगभग 1700 के अराउंड अगर कोई चल रहा है मिसाइल तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे। सुपरसोनिक नहीं, उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल पे कौन कौन काम कर रहा है? कुल 6 देश हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहे हैं, जिसमें से अमेरिका और ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना, इंडिया, रशिया, ये 6 देश अभी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल पे काम कर रहे हैं, जिसमें से इनका परीक्षण सफल रहा है। ये रूस है, इसके मिसाइल का नाम जिरकॉन है। और भारत जिस सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल पे काम कर रहा है, भारत का ये हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का नाम होगा ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली का उद्घाटन किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में किया? ये भी काफ़ी न्यूज़ में बना रहा। इसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में। और ये जो रोहतांग बाईपास था, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, ये उसके पैरेलल बनाया गया है, तो इसीलिए इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं। और ये अटल सुरंग है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे ही इसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। ये 9 किलोमीटर सुरंग है, 9 किलोमीटर की जो है टनल है। और इसको किसने बनाया? इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। कभी अगर रेंज पूछा जाए कि अटल सुरंग किस रेंज में स्थित है, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? पीर पंजाल रेंज में ये स्थित है। और इस अटल सुरंग की वजह से मनाली और लेह की जो दूरी है वो कुल 46 किलोमीटर कम हो जाती है। कुछ और पास की बात कर लेते हैं। देखो, पास को हिंदी में दर्रा बोलते हैं। दर्रा क्या कि पहाड़ों को काट के जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको दर्रा बोलते हैं, और फिर उनका कोई नाम रख दिया जाता है। तो अटल सुरंग भी पहाड़ों को काट के ही बनाया गया है। इसे अटल टनल या फिर अटल पास या फिर अटल दर्रा बोल सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास भी है। और जम्मू कश्मीर में 2 जो फेमस हैं उनमें है बनिहाल और पीर पंजाल पास। बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। जोजिला दर्रा या जोजिला पास ये लद्दाख में है, और नाथुला पास ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा के नाम से इसको जानते हैं, जो कि सिक्किम में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा ये दोनों हैं जम्मू कश्मीर में, और जोजिला दर्रा ये लद्दाख में है, और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परियोजना का नाम बताइए जिसे कोयला
खान भविष्य निधि संगठन कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस परियोजना का नाम है सुनिधि परियोजना। कोल इंडिया से जुड़े जो एम्प्लॉय हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके प्रोविडेंट फंड और उनके पेंशन रिलेटेड इशू को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए आईटी प्रोजेक्ट सुनिधि को लॉन्च किया गया कोल मंत्रालय के द्वारा। और ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे कोल मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। और कोल इंडिया ने नीति आयोग के साथ अटल इनोवेशन मिशन को समर्थन देने के लिए भी समझौता किया है। और कोल इंडिया का जो टारगेट था 2020-21 के लिए, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कोल प्रोडक्शन का था, कोल प्रोडक्शन का उसको रिवाइज़ किया है। देखो, पहले ये टारगेट इन्होंने रखा था 710 मैट्रिक टन कोयले के प्रोडक्शन का 2020-21 में, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से इसमें कुछ कमी की इन्होंने और अपने टारगेट को फिर से रिवाइज करके इसको कितना कर दिया, 650 से 660 मैट्रिक टन, यानी कि कुल 50 मैट्रिक टन की कमी की है। अपने जो रिवाइज इनका टारगेट आया है, रिवाइज्ड प्रोडक्शन टारगेट है कोल इंडिया का, यह है 650 मैट्रिक टन का इस वित्तीय वर्ष में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए विशेष उद्देश्य का एयर इंडिया 1 VVIP विमान दिल्ली पहुंचा। विमान का क्या नाम है? देखो, विमान का नाम है V777। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर बोइंग। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने, इसीलिए इसका नाम है B777। ये क्या है? इससे जो विदेशों में यात्रा करते हैं इस विमान से विदेशों में यात्रा करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति महोदय को और हमारे प्रधानमंत्री को। ये VVIP विमान है, इसका नाम है B777। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मास्क नो राइड महाराष्ट्र के किस जिले की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? नो मास्क नो राइड मीन्स कि आप अगर मास्क नहीं लगाए तो आप राइडिंग नहीं कर सकोगे, आप बाइक नहीं चला सकोगे, आप कार नहीं चला सकोगे। ये योजना शुरू की गई है, ये लॉन्च किया गया है सांगली, महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है सांगली पुलिस के द्वारा। और इसी तरीके से कुछ अभियान चलाया गया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब कराया जा चुका है। रोको टोको अभियान, कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के निकल रहा है बाहर तो उसे रोको और टोको, ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र किया गया था सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको अभियान चलाया था। और इंदौर में जो है 50 ओला को एम्बुलेंस में परिवर्तित करने का भी अभियान चलाया गया था इंदौर की वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। लोकल गवर्नमेंट का सेंस होता है जो वहाँ का नगर परिषद है, नगर पालिका परिषद है, उसके द्वारा वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक का जो स्वयं का निर्णय होता है। तो 50 ओला एम्बुलेंस बनाए गए थे, ओला को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया गया था इंदौर में। और रोको टोको अभियान ये पूरे मध्य प्रदेश का था, जबकि नो मास्क नो राइड ये सांगली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवर्तन रणनीति और तेंदूपत्ता पंजाब मिशन के तहत कितने ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण शुरू किया है? ये टोटल 750 स्टेडियम है जो कि गांव क्षेत्रों में बनाया जाएगा। ये क्या है कि जो गांव के युवा हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको निखारने में मदद करेगा, इसीलिए 750 स्टेडियम गांव क्षेत्रों में ग्रामीण इलाके में बनाए जा रहे हैं। और तेंदूपत्ता पंजाब मिशन क्या है? देखो, तेंदूपत्ता क्या होता है कि तेंदूपत्ता जो आप देखोगे, देखो एक तो सिगरेट होती है, दूसरी बीड़ी होती है। तो बीड़ी को आप जिन्होंने देखा वो देखे होंगे कि वो पत्ते में लपेट के उसके अंदर तंबाकू फिल किया होता है, तंबाकू भरा होता है बीड़ी में पत्ते के अंदर, फिर पत्ते को हल्का धागे से बांधा होता है। तो जिस पत्ते में बीड़ी का तंबाकू बांध लपेटा जाता है, बीड़ी का तंबाकू जिस पत्ते में लपेटा जाता है बीड़ी बनाने के लिए, उसे तेंदूपत्ता ही बोलते हैं। तो तेंदूपत्ता पंजाब मिशन भी के लिए, जैसे तेंदूपत्ता का जो होता है ये पहले पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर जो उससे अच्छे पत्ते होते हैं उसमें जिस कैटेगरी का पत्ता होता है उसको अलग अलग करते हैं। तो इसके लिए भी एक एरिया बनाया जा रहा है कि जो हर गांव में अपना 750 स्टेडियम में से कुछ, जैसे गांव में इसको खलिहान बोलते हैं,
जहाँ पे लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो तेंदू पत्ते का इस्तेमाल के लिए जैसे घर पे ना ले जाके आप अपने खलिहान में रखो, जो कि रोड से उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, और फिर वहाँ पे आप अपना तेंदू का पत्ता कलेक्ट करके उसको अलग अलग कैटेगरी में करके रखे हो। फिर अगर कनेक्टिविटी अच्छी है उसकी तो वहाँ पे आएगा अपना, जो भी व्हीकल आएगी जिससे भी लेके जाना होगा, ट्रक या ट्रैक्टर, वो आएगा और आसानी से वहाँ से ये उचित स्थान पे पहुँचा उठेगा जहाँ से इसका ख़रीदारी होनी है, और फिर किसानों को पैसे मिल जाएंगे इसके लिए भी इसी में सब शामिल है। देखो, युवाओं के लिए और फिर तेंदू पत्ता के लिए भी 750 स्टेडियम का सेंस यहाँ पे तेंदू पत्ता का अगर बात करेंगे तो खलिहान से है, और युवाओं के अंदर की जो प्रतिभा है उसको निखारने की बात करेंगे तो स्टेडियम की बात करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंजाब सरकार ने ही कुछ दिन पहले ही अभी एक आई रखवाली करके ग्रीनरी सेवियर्स ऐप लॉन्च किया था। इसमें जो लोग हैं उनको बोला गया था कि आप अपना ग्रीनरी करो और उस पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर सलाह ले सकते हो जो एक्सपर्ट हैं कि हमारे पेड़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सूख रहा है, ये सफ़ेद हो रहा है, इसको कैसे दूर करें, फ़ोटो क्लिक करके कर सकते हो। या फिर आप अपनी खुद की आपका पेड़ कितना ग्रो हुआ, ये सब आप आई रखवाली ऐप पे अपलोड कर सकते हो। और तेंदू पत्ता की बात आ रही है तो तेंदू पत्ता से संबंधित एक योजना चलाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संग्राहक श्रमिक सुरक्षा योजना। ये छत्तीसगढ़ की योजना है। और छत्तीसगढ़ की ही एक और योजना है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। तो कुल 750 स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ग्रामीण परिवर्तन रणनीति के तहत और तेंदू पत्ता पंजाब मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक की वित्तीय समावेशन पहल है? एक बात। और दूसरा, इसको किसने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन में ही लिख दिया है मैंने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्राम संपर्क अभियान को लॉन्च किया है। ये पहल है पंजाब नेशनल बैंक की। और इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक छोटे छोटे कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिसमें लोगों को वित्तीय रूप से जो है उनको काफ़ी वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी, जिसमें डिजिटल वित्तीय साक्षरता, डिजिटल तरीके से कैसे फाइनेंशियल सर्विस की जाती है, या फिर अपने पैसे को कैसे आप और सुरक्षित रख सकते हो बैंकों में, इन सब पे चर्चा करेगा पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसको हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। और पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ दिन पहले अभी एक कैंपेन चलाया था जिसमें उन्होंने मास्क और सैनिटाइज़र ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया था। असम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिला स्वावलंबन प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनके लिए ये योजना है भारतीय स्टेट बैंक की। तो देखो, 3 योजनाएं मैंने बताई। स्टेट बैंक की असम में महिला स्वावलंबन हेल्प ग्रुप जो है, वुमेन हेल्प ग्रुप है, उसके लिए है असम में। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और पंजाब नेशनल बैंक ये ग्राम संपर्क अभियान चला रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से। और पंजाब नेशनल बैंक ने ही जुलाई में एक कैंपेन चलाया था जिसमें मास्क और सैनिटाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बुजुर्ग नागरिकों को डिजिटल साक्षरता देने के लिए किस संगठन ने हेल्पेज इंडिया के साथ एक भागीदारी की है? हेल्पेज इंडिया के साथ भागीदारी की है CSC ने, यानी कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र ने। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो एल्डरी सिटीजन हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी, उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए CSC ने हेल्पेज इंडिया के साथ भागीदारी की है। जो बुजुर्ग हैं उनको भी डिजिटल रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य है कॉमन सर्विस सेंटर का। और ये आगे आने वाले 1 सालों तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और अभी ये चलाया जा रहा है राजस्थान, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है। और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए CSC
कॉमन सर्विस सेंटर ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक चैट बॉट को भी लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया भी है। और अगर हम बात करें सीएससी की, क्या है ये सीएससी? कॉमन सर्विस सेंटर, देखो जो गवर्नमेंट है ई गवर्नेंस पे जोर दे रही है, तो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो रिमोट एरिया, रूरल एरिया में भी पहुँचें। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सीएससी सामान्य सेवा केंद्र ये बनाया गया। ये जैसे अब आप इसका लाइसेंस ले लो, आप इसको खुद भी चला सकते हो। तो जो सरकार की योजना है, जैसे सरकार की योजना है प्रधानमंत्री हर घर योजना, अब इस योजना का फॉर्म भरना है तो लोग सीएससी पे जाएं और उस फॉर्म को भरें। या फिर आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है, या फिर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, या फिर आपको अपना राशन कार्ड बनवाना है, ये सारे काम कौन करता है? सीएससी करता है। सीएससी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करता है। तो जितनी भी ई गवर्नेंस सर्विस है भारत की, वो सब सीएससी ही प्रदान करता है। और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड ये पूरी बनाई गई है, एक कंपनी ही है सीएससी की, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करता है। और सीएससी की ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं इनका नाम है दिनेश कुमार त्यागी। और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सीएससी का जो ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करता है। और हमारे मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल अवशेष प्रबंधन पर अपने काम के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड 2020 में किसे प्रदान किया गया? ये अवार्ड प्रदान किया गया है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ये नीति आयोग के साथ मिलकर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पर शोध कर रहा है। और ये शोध कहाँ किया जा रहा है? पंजाब सरकार की मदद से ये पंजाब में किया जा रहा है। और ये रिसर्च जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसी के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में UNSDG यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट एक्शन अवार्ड दिया गया CII और पंजाब सरकार को एक संयुक्त रूप से। क्या है ये अवशेष प्रबंधन? देखो अभी आप देखो न्यूज़ में आना शुरू हो गया है कि किसान लोग अपनी पराली जला रहे हैं, जो खेतों को कटने के बाद जो उसमें अवशेष बचता है, जैसे गेहूं कटा तो कुछ अवशेष बचा। फिर अभी क्या था, पहले क्या था कि गेहूं थ्रेसर में आके उससे गेहूं के पौधे को डाल के उससे गेहूं निकाला जाता और भूसा बनाया जाता था। लेकिन अभी नई टेक्निक आ गई। कई सारी टेक्निकों में क्या होता है कि सिर्फ गेहूं निकाल लेंगे और उसका जो पूरा पौधा है उसका, और गेहूं निकालने के बाद जो पेड़ का जो अवशेष बच रहा है उसको खेतों में ही छोड़ के जला दिया जाता है। तो इससे जलाने से क्या होता है कि कभी कभी धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। तो इन सब से बचने के लिए CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और नीति आयोग पंजाब सरकार की मदद से पंजाब में जो है शोध कर रहा है। और इसी शोध को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने FFBCCI ये क्या है बताता हूँ अभी, और किस संगठन द्वारा आयोजित कपड़ा और परिधान क्षेत्र पर भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन को संबोधित किया? देखो इसका आंसर है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ भारतीय उद्योग परिसंघ और FFBCCI द्वारा एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया जो कपड़ा और परिधान क्षेत्र से संबंधित था। इसको हमारी कपड़ा और परिधान मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा संबोधित किया गया। जैसे हमारे यहाँ का CCI है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, वैसे ही बांग्लादेश का फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है।
फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश, FFBCCI, फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FFBCCI। ये किसके समकक्ष है? भारत के CCI, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के समकक्ष है, CII के समकक्ष है। इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश का कौन सा है? फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और भारत का है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ। दोनों ने मिलकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र पर भारत और बांग्लादेश के लिए एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के लिए भारत के आंध्र प्रदेश से एक ट्रेन चलाई गई। ये पहली ट्रेन है जो कि किसी मालगाड़ी आप कहेंगे इसको, इसमें लाल मिर्ची भेजी गई बांग्लादेश में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो ये पहली ऐसी मालगाड़ी है जिसने बॉर्डर क्रॉस किया है इंडिया का। इसके पहले देखिए जो पैसेंजर ट्रेन थी वो तो गई थी, उसके लिए तो आपको सबको पता है कि चलाया गया था एक्सप्रेस, कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये मालगाड़ी जो कि सामान लेके गई, ये बांग्लादेश के लिए चलाया गया। ये पहली ट्रेन थी। आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश चली ये ट्रेन, लाल मिर्ची लेके गई। और बांग्लादेश में एक डोंकंडी पोर्ट है। तो इस डोंकंडी पोर्ट क्यों न्यूज़ में है? डोंकंडी पोर्ट, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं दोबारा बताता हूँ किसी क्वेश्चन के अटैच में, उससे संबंधित, मतलब अभी बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश के जितने आ रहे हैं याद मुझे, वो मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारे कराए जा चुके हैं, तभी मुझे ये याद आ रहा है। देखो बांग्लादेश के डोंकंडी है और त्रिपुरा में एक जगह है सोनपुरा। तो कंटेनर कार्गो सर्विस शुरू की गई। कंटेनर कार्गो सर्विस शुरू की गई कोलकाता से त्रिपुरा के लिए, लेकिन ये वाया बांग्लादेश आती है। कोलकाता से ये बांग्लादेश के डोंकंडी जाएगी और फिर वहाँ से त्रिपुरा के सोनपुरा जाएगी। बांग्लादेश का कहाँ का? डोंकंडी। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से शुरू होगा कंटेनर कार्गो सर्विस, फिर ये जाएगा बांग्लादेश का डोंकंडी और फिर त्रिपुरा के सोनपुरा जाएगा। ये शुरू की गई है सुविधा अभी कुछ ही दिन पहले, और ये पहली कंटेनर कार्गो सर्विस है किसी देश, दूसरे देश को जो टच कर रही है, यानी कि ये बांग्लादेश को टच करते हुए त्रिपुरा जा रही है ना, इसलिए ये। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के डेटा की डिजिटल पहुंच के लिए ग्राम दर्शन मंच शुरू किया है? ग्राम दर्शन मंच को शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। ये कुल हरियाणा के 6197 गाँवों में शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो ग्राम पंचायतों की जो भी डेटा है उन सबको डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि कौन सा खेत का कितना एरिया है, वो किसके नाम से है, और किसी के परिवार में जो परिवार रजिस्टर है, वो सभी कुछ जो गांव के से संबंधित है वो सबको डिजिटल कर दिया जाएगा हरियाणा के गांव का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ग्राम दर्शन मंच की शुरुआत की गई है इस डिजिटलीकरण के लिए। हरियाणा सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र योजना की भी शुरुआत की। इसका लक्ष्य हरियाणा गवर्नमेंट का ये था कि जो हरियाणा के लोग हैं उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार, हरियाणा की सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं उनको पारदर्शी तरीके से उन तक पहुँच सके, इसीलिए परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की हरियाणा की सरकार ने। CM, डिप्टी CM और मिनिस्टर्स के लिए डिजिटल मीटिंग के लिए ई-सचिवालय पोर्टल को भी लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जियो के साथ समझौता किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 और 2028 ओलंपिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस संगठन ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? ये लोगो लॉन्च किया गया है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो 2024 का जो
ओलंपिक होना है ये होना है कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। और 2028 का जो ओलंपिक होगा ये होगा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएस में। 2020 का ओलंपिक ये टोक्यो जापान में होना था, लेकिन ये अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि इसकी भी कोई नई डेट अनाउंस नहीं करी गई है। इसकी नई डेट 2021 में अनाउंस की जाएगी। पोस्टपोन क्यों हुआ, कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के उपचार के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और हैदराबाद स्थित जैविक ई लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकसित किया गया। देखो 3 तरीके से भारत में इलाज किया जा रहा है कोविड-19 का। एक इलाज किया जा रहा है दवाओं के माध्यम से, दूसरा किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी, और तीसरा अभी ये जो लेटेस्ट वाला है इसी की बात इस क्वेश्चन में की गई है। ये इसका आंसर पहले जान लेते हैं फिर आसानी से आपको समझ में आएगा। इक्वाइना एंटीसेरा, इक्वाइना एंटीसेरा विकसित किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जैविक ई लिमिटेड द्वारा। जैविक ई लिमिटेड ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में स्थित है। क्या है ये इक्वाइना एंटीसेरा, देखो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो उनको हल्का सा समझ में आ रहा होगा। आप ये समझ लो कि जो घोड़ा होता है उसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है, हर चीज़ का एक बायोलॉजिकल, हम लोगों का ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। इसी तरीके से जो घोड़े का बायोलॉजिकल नेम होता है ये है इक्वाइना। अब घोड़े से इक्वाइना एंटीसेरा जो सीरम है, ब्लड के अंदर सीरम पाया जाता है। अब इनएक्टिव कोरोना वायरस को किस में इंजेक्ट किया जा रहा है, इनएक्टिव कोरोना वायरस। ये घोड़ों को कोविड-19 बीमारी नहीं दे सकता, लेकिन उसके अंदर जाएगा तो फिर इसके खिलाफ घोड़े एंटीबॉडी बनाएंगे। इसी एंटीबॉडी से इलाज करने के लिए इक्वाइना एंटीसेरा बना रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जैविक ई लिमिटेड। इसका विकास किया जा रहा है। और जो भी वैक्सीन बनती है उसमें देखो वैक्सीन 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो इनएक्टिव वायरस को किसी जानवर में इंजेक्ट करके, ज़्यादातर घोड़े का ही यूज़ करते हैं हम, और या फिर एक्टिव को। एक्टिव यूज़ करने में ये होता है कि फिर उसको वो बीमारी होने की संभावना होती है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल इनएक्टिव वायरस का ही किया जाता है। इनएक्टिव वायरस घोड़े के बॉडी में जाएगा तो जो घोड़े की एंटीबॉडी है, घोड़ा अपना एंटीबॉडी उस इनएक्टिव वायरस के अगेंस्ट बना लेगा और काफ़ी हद तक वो एक्टिव वायरस के खिलाफ भी काम करता है। इसी सब को देखते हुए इक्वाइना एंटीसेरा बना रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जैविक ई लिमिटेड। तो 3 तरीका, एक मेडिसिन, दूसरा प्लाज्मा थेरेपी, तीसरा इक्वाइना एंटीसेरा के थ्रू इलाज करने के लिए काम चल रहा है भारत में। साथ ही साथ वैक्सीन भी बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जो शिखर सम्मेलन है उसका 2020 का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या है इसमें जो देश विदेश के वैज्ञानिक हैं, अगर वो भारतीय मूल के हैं तो और भारत में हैं वो वैज्ञानिक, तो वो आमंत्रित किए गए। साथ ही साथ अगर वो भारतीय मूल के हैं और कहीं विदेश में वैज्ञानिक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ शिक्षाविदों को, भारतीय शोधकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया गया और ये 31 अक्टूबर 2020 तक ये चलेगा। सरदार पटेल की जयंती होती है और 31 अक्टूबर 2020 को ही भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। अब क्या है, 31 अक्टूबर 2020 तक इस पे स्वदेशी वैक्सीन उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक का शिखर सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। इसमें विदेश में जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया। लगभग 10,000 वैज्ञानिक इसमें वर्चुअल तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों में किसको विशेष मानवीय कार्यवाही पुरस्कार यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का मतलब होता है कि आपने
मानव जाति के लिए कुछ अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है। ये अवार्ड इस वर्ष दिया गया SPS ओबेरॉय और सोनू सूद दोनों लोग को। देखो सोनू सूद को तो सभी जान गए, कोविड-19 के दौरान इन्होंने हज़ारों लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया अपने पूरे खर्चे पर, और इसलिए ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए। SPS ओबेरॉय कौन है? SPS ओबेरॉय ये एक पंजाबी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, और इनका जो बिजनेस है वो कहाँ पे है? दुबई में है। दुबई में कुछ भारतीय थे और ये पाकिस्तान की कंपनी में काम करते थे। पाकिस्तान की एक कंपनी दुबई में है, कोई कंपनी है दुबई में, उसमें ये काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। और इनको जो एजेंट लोग होते हैं वो अपना लालच देके इनसे 2-3 लाख रुपए लेके वहाँ पे भेज दिया पाकिस्तान कंपनी में काम करने के लिए। इसमें से 3 पंजाबी युवक थे और 4 हरियाणवी थे और 1 दिल्ली से थे। अब क्या था कि ये वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से इनको वो कंपनी कोई सैलरी नहीं दे रही थी और लगातार 15 घंटे 16 घंटे इनसे काम ले रही थी। फिर इनको किसी तरीके से ये खबर पता चली, इन्होंने जो इंडियन एम्बेसी है दुबई में उससे संपर्क किया और फिर इनको वहाँ से छुड़ा के लेके आए, और उसके बाद इन्होंने अपने खर्चे पर इनको भारत वापस भेजा। इसीलिए SPS ओबेरॉय को भी मानवीय कार्यवाही पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान में आ रहा है कि एक क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का नाम है कृष्णस्वामी विजय राघवन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का नाम है कृष्णस्वामी विजय राघवन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।